सो व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? आप सबको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक 4 रेजिस्टेंसेज का अरेंजमेंट होता है बेटा, PQRS। और वो ब्रिज जो बनता है वो भी आपको सबको पता है कैसा होता है। उस अरेंजमेंट को ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। एक बार आप इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिए सारे, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ A Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances P, Q, R and S. Arrangement of 4 resistances P, Q, R and S in such a way that under balance condition बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है बेटा व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ना उसमें जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है। ब्रैकेट में लिखो व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा शुरू कर दो। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंसेज का, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है P, Q, R एंड S। बीच में गैल्वेनोमीटर है, साथ में बैटरी है। आप इस अरेंजमेंट को अब तक लगातार यूज करते आ रहे हैं। आज हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे कि जब P/Q = R/S होता है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन अब तक किए हैं बेटा, उन क्वेश्चन के बारे में बात करूँ पहले। आज तक आपने ये किया है कि आप चेक करते थे P/Q = R/S को, और ये कह देते थे क्योंकि P/Q = R/S होता है इसलिए इस लाइन के अंदर कोई करंट पास नहीं करता और हम इसे रिमूव कर देते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा उल्टा है। आज हमें ये प्रूव करना है अंडर बैलेंस कंडीशन। एक लाइन मैंने आपके लिए बोली है अंडर बैलेंस कंडीशन। अंडर बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है व्हेन नो करंट पासिस थ्रू इट। इस लाइन में से कोई करंट पास ना करे, इसका मतलब होता है बैलेंस कंडीशन। इज इट ओके? तो ये अंडर बैलेंस कंडीशन है। अगर इस लाइन में से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो P/Q = R/S होता है। ये आज हमने प्रूव करना है। अब से पहले हमने उल्टा किया है। आप ये कहते थे कि भाई P/Q = R/S है इसलिए इस लाइन में से कोई करंट पास नहीं कर रहा और इस लाइन को आप रिमूव कर देते थे। लेकिन आज हम इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? तो क्या लिखा है आपने कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज P, Q, R, S in such a way that under balance condition P/Q = R/S। आपने लिखा अंडर बैलेंस कंडीशन P/Q = R/S। P/Q R/S के बराबर होता है। इसे प्लीज नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। लेट्स प्रूव इट। ये बैटरी आपने लगा रखी है, यहाँ से बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किरचॉफ्स लॉ में करंट डिजाइन करते थे वैसे ही करंट डिजाइन करना शुरू कीजिए। ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ से करंट I चलता है, ये करंट I यहाँ पहुँचेगा, कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा बोलिए? 2 हिस्सों में। कुछ हिस्सा आपका इधर चला गया, इस करंट को हम I1 मान लेते हैं, और बचा हुआ हिस्सा इधर चला जाएगा, यानी कि I-I1 इधर आ गया। ये I1 करंट जब बेटा इधर पहुँचेगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इस लाइन में करंट I2 मान लो तो ये हो जाएगा I1 - I2, और ये I2 करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो ये दोनों करंट मिलकर I-I1 + I2 इसमें फ्लो करेगा, और ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों मिलेंगे तो वापस I करंट आपको यहाँ से पास करना है। ये बताइए, करंट डिजाइन करना सबको आता है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? पूरे बैच के अंदर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको करंट डिजाइन करने में दिक्कत आ रही है वो मुझसे डिस्कस कर लें। किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? चलिए, नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन। आपने यहाँ 2 इक्वेशन बनानी है और 2 इक्वेशन
एक ये लूप मानते हुए बनाएंगे आप, डायरेक्शन ऐसे ही मान लीजिएगा जैसे मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ आपको। चॉइस तो आपकी है बेटा, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, पूरे बैच में सिमेट्री बनी रहे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और दूसरी केस में भी आप कुछ ऐसी ही डायरेक्शन मान लें, जस्ट फॉर द सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आप दोनों लूप के लिए मुझे एक बार प्लीज इक्वेशन बना के दें बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड पर इक्वेशन बनाते हैं और आप लोग मैच कीजिए। मैं ये लूप कंसीडर कर रहा हूँ पहले, ये वाला लूप। इसकी नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग भी कर लीजिए, ए बी सी डी। तो आई एम कंसिडरिंग दिस लूप ए बी डी ए, इस लूप के लिए इक्वेशन। देखो ये करंट और आपका माना हुआ करंट मैच कर रहा है, तो I1 इंटू पी ये भी मैच कर रहा है, प्लस I2 इंटू जी, और ये मिसमैच कर रहा है। देखो ये आपका माना हुआ करंट ऊपर है, ये नीचे आ रहा है, तो माइनस I1 इंटू आर, और इस पूरे लूप में कोई सेल नहीं है तो इक्वल टू 0। ओके, पहला इक्वेशन सबका यही बन रहा होगा। दूसरा इक्वेशन इधर से आइए, देखो ये करंट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो माइनस I2 जी, ये मैं लूप ले रहा हूं बेटा, बी सी डी बी, माइनस I2 इंटू जी, ये मैच करेगा, तो प्लस I1 माइनस I2 इंटू क्यू, ये मिसमैच कर रहा है, माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू एस इक्वल टू 0। बोले दोनों इक्वेशन सबको बनाना समझ में आ रहा है? अगर किसी भी स्टूडेंट को बेटा अब भी कोई डाउट है मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। करें आगे शुरू। अब देखो आपसे क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, अंडर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मीन्स व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब बड़ा सिंपल है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर I2 0 दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर I2 क्या दे रखा है? 0, क्योंकि यही तो वो करंट है ना बेटा जो गैल्वेनोमीटर में से पास कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I2 0 है, I2 0 पुट कर दो बेटा इन दोनों इक्वेशन के अंदर, पुट इन 1 एंड 2, पुट इन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो इन दोनों को। देखो नया इक्वेशन क्या बनता है बेटा आपका, I1P, ये तो 0 हो गया, माइनस I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ये 0 हो गया, इधर से बचेगा I1 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, इनको इधर शिफ्ट कर लीजिए, I1P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर, I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। इन दोनों की रेशियो ले लो, जैसे दोनों की रेशियो लोगे तो क्या आंसर आएगा देखना जरा, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर अपॉन I माइनस I1 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल हुआ, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया। दिस विल इम्प्लाई P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। यही है बेटा आपकी कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं यहाँ पर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। बी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बताइए। 0। ठीक है ना, लिखिए पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी इज 0। पॉइंट नंबर 2 लिखिए बेटा, इंटरचेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी
इंटरचेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब सिंपली है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दूं या बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें, उससे आपकी ये जो कंडीशन है ना P/Q इक्वल टू R/S, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहेगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपको कभी सर्किट में यहाँ बैटरी मिल जाए और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर मिल जाए, तब भी आपने इसमें कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना है, ये एज यूजुअल रहने वाला है। इज इट ओके? अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ये जो लाइन मैंने अभी आपको लिखवाई है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। दिस वाज द क्वेश्चन इन 2013, CBSE 2013 का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसे नोट करो बेटा सभी, पहले इस क्वेश्चन को नोट करो बेटा। ये 2 डायग्राम इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं और कंडीशन ये गिवन है कि बैलेंस कंडीशन में, मतलब इन दोनों ही केसेस में जिस वक्त गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, उस वक्त R1:R2 की रेशियो क्या होगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1/R2 व्हेन नो करंट पासेज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द केस। ओके, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर सॉल्यूशन करते हैं। सीधा सॉल्यूशन, बहुत आसान है। देखो इसका सॉल्यूशन, लेकिन ये क्वेश्चन जिस वक्त बोर्ड एग्जाम में पहली बार आया था, उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट बेटा इसमें परेशान हुए। किस बात से परेशान हुए होंगे, ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज को ज्यादातर इस फॉर्म में पढ़ा है, बैटरी बाहर और गैल्वेनोमीटर अंदर की तरफ। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन बात वही बोली कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो उस वक्त जिस स्टूडेंट को ये बात पता थी उसने तो इसे बड़े आराम से कर लिया, और जिसको नहीं पता थी तो वो इसे नहीं कर पाया। तो प्रॉपर्टी यूज हुई कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन बदलने से बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं P/Q इक्वल टू R/S यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ और P/Q इक्वल टू R/S यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से जब आप P/Q इक्वल टू R/S लगाओगे तो 10/R1 इज इक्वल टू 20/40। यहाँ से आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, R1 की वैल्यू 20 आ रही है। ऐसे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो R2/40 इक्वल टू 80/160। तो यहाँ से भी R2 की वैल्यू आपकी शायद 20 ओम ही आ रही है। तो आपसे R1:R2 पूछा है, द आंसर कम्स आउट टू बी 20/20 मीन्स 1। ये आपका आंसर है। इज इट ओके? आई होप सबको ये प्रॉपर्टी बेटा समझ में आ रही होगी। इसे रब कर दूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अब आपके लिए। अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार सुने सभी, तो स्टेटमेंट ये है, नो करंट इज पासिस थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं कर रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो सॉल्यूशन देखिए बेटा, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो प्लीज एक बार फिर एनसीओ कीजिए। आपको ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि यहाँ कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो बात क्लियर हो गई कि भाई एक बैलेंस ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देखो इस पूरे को एक रेजिस्टेंस मान लो तो PQRS। जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम नजर आए ना, बहुत मोटे शब्दों में सोचिए, जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम नजर आए तो ये सोचना कि ये कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ पहुंच रहा है। इज इट ओके? और एग्जामिनर ने आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे दी है कि इस लाइन में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस है। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस P की तरह काम करेगा। आप इसे P की तरह ट्रीट करो। ये P हो गया, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। अब बताओ दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा?
r/2, r इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ऐसे निकालते हो ना, तो p की वैल्यू r/2 आ गई। नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, तो p/q इक्वल टू r/s, तो p की वैल्यू तो हो गई r/2, q की वैल्यू 20, r की वैल्यू 40 और s की वैल्यू 80। इस पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग, तो r कम्स आउट टू बी 20, r की वैल्यू 20 आ जाएगी। आपने कैसे सोचना है क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है ना भाई। ये पूरा पूरा आर्म एक सिंगल रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, ये दूसरा आर्म एक सिंगल रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, ये तीसरा आर्म तीसरे को, ये चौथा आर्म चौथे रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में आपको 2 की बजाय 3 रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएं, एक नॉन और एक अननोन हो। ये आर दे रखा है और इसकी वैल्यू दे दे मान लो 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, कुछ भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन तो कैसे भी बना दे एग्जामिनर, बस आपको उसने सिंपली ये बोलना है कि बैलेंस कंडीशन है, और जैसे ही उसने बैलेंस कंडीशन आपके लिए बोला तुरंत आप ये सोचोगे कि भाई इस साइड की इसके साथ रेशियो, इस साइड की इसके साथ रेशियो के बराबर होगी, दैट्स ओके। अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बोले कर लोगे? तो ये था बेटा आपका टॉपिक व्हीटस्टोन से लिखे बेटा। तो ये टॉपिक आपका है स्लाइड वायर ब्रिज, या मीटर ब्रिज भी इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए स्लाइड वायर ब्रिज, द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, practical form of Wheatstone bridge is called slide wire bridge. Practical form of Wheatstone bridge is called slide wire bridge. मतलब इसका सिंपली बात यही है बेटा, इसका प्रिंसिपल भी p/q इक्वल टू r/s ही होता है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, तो आंसर रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके एवरीवन, नाउ कंस्ट्रक्शन। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन समझिए क्या होता है इसका। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ रूम में बैठे बैठे एक स्लाइड वायर ब्रिज बना दो, आप बना दोगे। इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है। इसमें ना एक वुडन बोर्ड होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है बेटा, एक तख्ता सा मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, जिसके ऊपर 3 मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। जैसे एक स्ट्रिप ये हो गई, एक स्ट्रिप ये हो गई, ये दूसरा स्ट्रिप हो गया, ऐसे ये तीसरा स्ट्रिप। मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। आमतौर पे ये जो मेटल है ये कॉपर यूज किया जाता है, थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप। इस तरीके से इन्हें अटैच किया जाता है कि ये 2 गैप क्रिएट करते हैं। दिस इज द गैप नंबर 1, हियर इज द गैप नंबर 2, और इन दोनों के बीच में एक वायर ली जाती है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। इस वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। क्योंकि इस एपरेटस के अंदर जो वायर है वो 1 मीटर लंबी यूज होती है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज मीटर ब्रिज। ये जो वायर है आपकी, दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज एटसेट्रा, कॉन्स्टेंटन मैग्नीज, और एक स्केल अटैच होती है बेटा इसके साथ। एक स्केल होती है जिसका 0 पॉइंट यहाँ हो गया और 100 पॉइंट यहाँ हो गया। 1 मीटर लंबी 100 सेंटीमीटर हो गया, और इस तरीके से फिर ये पॉइंट होते हैं। ऐसी ये स्केल आपकी इसके ऊपर बनी होती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। इसे नोट कर लो बेटा आप। तो इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द unknown resistance of a given wire. लेकिन it is used to find the unknown resistance. unknown resistance find out करना बेटा, to find unknown resistance. unknown resistance.
देखिए जब हम लोग इसको यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, आप इसके कनेक्शन समझिए सभी कि कैसे आप इन्हें कनेक्ट करते हो। ये दो टर्मिनल हो गए ए एंड बी, इनके बीच में तो वही एक सेल लगा देंगे आप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, की लगा दीजिए, ऑन ऑफ स्विच का काम करेगा। ये तो सेल हो गया जिसका ईएमएफ आप ई मान लीजिए। एक नॉन रेजिस्टेंस इस पोर्शन में, इस गैप में लगाएंगे, जिसको मैं रेजिस्टेंस बॉक्स बोल रहा हूं। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है बेसिकली इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज। आप इसमें अपनी डिजायर्ड वैल्यू के रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली एक ऐसा कलेक्शन है रेजिस्टेंस का जिसमें आप 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, जो ओम रेजिस्टेंस चाहो सर्किट के अंदर डाल सकते हो। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे आप एक नॉन रेजिस्टेंस सर्किट में डालोगे। यहां पर वो अननोन रेजिस्टेंस आपको लगाना है जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो। इस रेजिस्टेंस को x मान लीजिए, ओके। इधर बीच में एक और टर्मिनल होता है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी अटैच होती है बेटा, जॉकी। बेसिकली क्या है ये मानो ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक और डिवाइस है जॉकी। जॉकी एक ऐसा डिवाइस होता है जैसे पेचकस होता है ना, बिल्कुल वैसा सा डिवाइस होता है। एक तरफ पेच होता है जिस पर इस वायर का एक हिस्सा बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, और दूसरा एंड ओपन रहता है लाइक दिस पेन। ठीक है, इस पेन की तरह से जैसे इसको बांध दिया और मैं इस पेन को कहीं भी ले जा सकता हूँ, ऐसे ही ये जॉकी भी इस वायर के ऊपर कहीं भी स्लाइड हो जाता है। आप इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकते हो बड़े आराम से, 2 and 4। इज इट ओके? क्योंकि इस वायर के ऊपर जो कि स्लाइड करता है इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी रखा गया है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। इज इट ओके? तो जॉकी वाला जो एंड है ना, ये फ्री एंड है बेटा, ये फ्री एंड है। इतनी बात सबको क्लियर है? बनाइए, इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जानिए गैल्वेनोमीटर के बारे में, क्योंकि जब तक आपको सारी चीज़ों के बारे में ना पता हो आप शायद इसको अच्छी तरीके से ना समझ पाए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें नीडल जो है ना वो बीच में होती है, बिल्कुल बीच में होती है। आमतौर पर आपने जितने भी मीटर देखे होंगे उनमें जो नीडल है वो लेफ्ट साइड में होती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में ये नीडल कहाँ होती है? बीच में। एंड इट कैन डिफ्लेक्ट ऑन ईदर साइड, ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर सकती है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। ये दोनों तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है। इज इट ओके? ये गैल्वेनोमीटर की खास बात है। जब आप इस क्वेश्चन को या इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो लैब के अंदर, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या आपका कनेक्शन ठीक है या नहीं है। कनेक्शंस ठीक है या नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो वो बातें बता रहा हूं आपको कैसे चेक करना है। आपने क्या करना है, बैटरी को ऑन कर लेना है, यानी कि की को ऑन कर लेना है। रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर लीजिए, मान लीजिए 2 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, कोई रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर डाल दिया। अब आप क्या करोगे, इस जॉकी को यहाँ से हटाओगे, उठाओगे रादर, और इस एंड पर टच करके देखोगे, इस एंड, ए एंड पर। ए एंड ध्यान से सुन लीजिए, ए एंड उसे मानना है जिस एंड पर बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा गया, इसे जीरो एंड कहते हैं। और सभी लेंथ जो हैं वो इसी एंड से मेजर होंगी। जिधर आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे सारी की सारी लेंथ उसी एंड से मेजर होंगी। तो आप क्या करोगे, जॉकी को पहले ए एंड पर टच करोगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नोट करोगे। सपोज कीजिए ये डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। अब आप इस जॉकी को यहां से हटाकर यहाँ बी एंड पर टच करोगे। ओपन तो है बेटा, तार है आपके हाथ में, अब जाओगे बड़े आराम से, टच किया, उठाया, यहाँ टच कर दिया। अब दोबारा से आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नोट करोगे। इस बार डिफ्लेक्शन दूसरी साइड जानी चाहिए। अगर तो ऐसा हो रहा है दोनों एंड पर टच करने के बाद डिफ्लेक्शन दोनों तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपके कनेक्शन ठीक है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको आपके कनेक्शंस को चेक करना है। चेकिंग क्या है, 2-3 मोटी मोटी सी बातें हैं। पहली बात, आप सारे जो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर लीजिए, कई बार स्क्रू लूज रह जाते हैं।
इस वजह से रीडिंग नहीं आती। दूसरा, आप सेल के ईएमएफ को थोड़ा कम ज़्यादा करके देख लीजिए। कई बार करंट इतना कम होता है कि हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिल पाता है। तीसरा, रेजिस्टेंसेज की वैल्यू को भी थोड़ा सा चेंज करके देख लीजिए। कई बार रेजिस्टेंस इतना कम या इतना ज़्यादा होता है कि डिफ्लेक्शन तो आ रही होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बहुत कम डिफ्लेक्शन होती है। इज इट ओके? मोटे मोटे से तो रीजन है ये। फिर भी आपको लगता है कि भाई नहीं भाई आपका डिवाइस अब भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अपने डिवाइस को बदल डालिए, नया सेपरेटर्स उठा लीजिए। हालांकि 99% केसेस में कोई दिक्कत नहीं आती है, आ जाती है 1-8%। कई बार हम लोग जब आप लोगों को लैब में प्रैक्टिकल करवाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं, सारी चीज़ें तो नहीं, मैं आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही बताई जा सकती है, वो उस वक्त आपके टीचर आपको कन्वे करते हैं। ये वो बातें हैं बेटा जो आपने ध्यान रखना। नाउ सी, अब हम इससे अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। आपने वेरीफाई कर लिया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहा है। अब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से एक नॉन रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर चुके हो। मान लीजिए उसकी वैल्यू R है, ये रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब आप इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाएंगे और दोबारा से उस पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, यानी कि बगैर कनेक्शन के गैल्वेनोमीटर का नीडल इस पोजीशन में था, तो अब भी नीडल आपका इसी पोजीशन पर आ जाए। देखिए क्या होगा यहाँ पर कि जब आप इसे टच करते हो, ये गैल्वेनोमीटर का नीडल इधर आ गया होगा। जब आप इसे इधर ऐसे मूव करवाएंगे तो ये नीडल का डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होगा और कम होता होता वो एक बार स्ट्रेट हो जाएगा। ये जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट कहते हैं बेटा हम इसे। तो आपने इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाना है और बैलेंस पॉइंट नोट करना है। आप देखिए वो कौन सा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट J पर आ गया। आप इस लेंथ को मेजर कर लेंगे, यहाँ से नोट कर लेंगे, लेट इट विल बी L सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा बेटा, बोलिए ये लेंथ कितना बचेगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस हिस्से का रेजिस्टेंस है या इस वायर का रेजिस्टेंस है R ओम पर सेंटीमीटर, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R ओम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि इस वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस R ओम है, तो L सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा बोलोगे बेटा, L इंटू R। और 100 माइनस L वाले का 100 माइनस L इंटू R। अब देखो ये क्या ब्रिजस्टोन ब्रिज नहीं बन गया। मैं एक बार इसको दोबारा से आपको ओपन यानी कि थोड़ा सा खोल कर दिखाता हूँ। ये टर्मिनल है बेटा A, ये टर्मिनल हुआ B। A से एक रेजिस्टेंस बेटा यहाँ आ रहा है, देखो ये, ठीक है ना, R। एक रेजिस्टेंस ये R चला गया बेटा, ये सारा टर्मिनल एक ही है ना। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर आया और ये जॉकी आ गई। A से दूसरा रेजिस्टेंस जा रहा है LR, ये LR हो गया। इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस X चल रहा है जो B से आके कनेक्ट होगा और B से एक रेजिस्टेंस चल रहा है 100 माइनस L इंटू R। और A और B के बीच में देखिए वही एक बैटरी जुड़ी हुई है। नाउ यू कैन चेक इट कि क्या ये सर्किट मॉडिफाई होने के बाद बिल्कुल वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाली चीज सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा है। इज इट ओके? ब्रिज बैलेंस हो चुका है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इसका सीधा मतलब है इस वक्त गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा है। नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एट दिस स्टेज। गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू डिटेक्ट द करंट। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट पास कर रहा है तो इसका मतलब वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है।
और वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इट मीन्स उसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन तो आ गई भाई आपकी, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आ गया। अप्लाई कर दीजिए आप, इस रेजिस्टेंस को P मान लो, इसको Q मान लीजिए, ये R हो गया, इसको S कह लो। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। P की वैल्यू है L इंटू आर, Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू आर, R की वैल्यू R और S की वैल्यू X। R से R कैंसिल हुआ तो X कम्स आउट टू बी R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। इस तरीके से बेटा आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जस्ट मेजरिंग द वैल्यू ऑफ L एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। कैपिटल R आपने अपनी मर्जी से डाला है सर्किट के अंदर, L आप यहाँ से मेजर कर लेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसे नोट कर लीजिए बेटा सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। वैल्यू आपने निकाल ली है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मेथड आपको समझ में आ गया बेटा। अब आपको एक एडवाइस है यहाँ पर, एडवाइस इतनी सी है कि आप इस फॉर्मूले को क्रैम ना करें, बल्कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस को अप्लाई करने की आदत डालें। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं बेटा। हम लोग बेटा यहाँ बात करेंगे शिफ्ट इन बैलेंस पॉइंट की। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि बैलेंस पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है। अब आपको इसको ध्यान से देखना, अब जब भी कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो उस वक्त ये स्मॉल r आप कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। देखो r से r तो कट ही जाना है, तो हम क्वेश्चन को लेंथ की टर्म में लेकर चलेंगे। आपने रेशियो लिया P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। जरा ध्यान से समझना बेटा इस बात को, R इसमें R ही है, S X के बराबर है, P L है और ये 100 माइनस L है। इज इट ओके? अब जरा सोचो आप, अगर यहाँ R बड़ा है तो इधर ऊपर वाला फैक्टर भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि L बड़ा होना चाहिए। X छोटा है तो ये फैक्टर छोटा होना चाहिए। अब L का बड़ा होना या छोटा होना कहाँ से डिसाइड होता है? अगर मैं कहूँ कि भाई L की वैल्यू बढ़ रही है, मुझे बताओगे आप कि J पॉइंट B की तरफ जाना चाहिए कि A की तरफ जाना चाहिए? B की तरफ जाना चाहिए। L कहाँ से काउंट कर रहे हो आप? यहाँ से काउंट कर रहे हो। जब लेंथ बढ़ेगी तो ये वाली पॉइंट यानी कि ये वाले जो पॉइंट है J, ये B की तरफ जाएगा तभी तो L बढ़ेगा ना। इज इट ओके? सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम कि बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चंस देगा, कुछ कंडीशंस क्रिएट करके देगा और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि बैलेंस पॉइंट A पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेगा या B पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेगा। मैं ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का एक रफ स्केच बना देता हूँ। ये पॉइंट R हो गया, ये पॉइंट X हो गया, ये L हो गया बेटा, ये 100 माइनस L हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। ओके, इसके हिसाब से मैंने आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट कर ली। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपके लिए बेटा ये कि बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। उसके लिए आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि R या X इन दोनों में से किसी की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ रहा है, कोई वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि x की वैल्यू घट रही है, ध्यान से सुनना बेटा, x की वैल्यू कम हो रही है, तो बताइए बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा? B की तरफ भी शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर ये कम हो रहा है तो इस लेंथ को भी कम होना होगा, और ये लेंथ कम कब होगी? जब ये पॉइंट आपका इधर की तरफ जाएगा। मीन द बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स B। अब क्वेश्चन है, आपने सोचना है x बड़ा है या घटा है, क्या हुआ है, उसके हिसाब से आपने बैलेंस पॉइंट की शिफ्टिंग बोलनी है। एक रेजिस्टेंस x जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और मैंने क्या किया, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया। टेल मी व्हाट हैपेंड टू द बैलेंस पॉइंट।
बैलेंस पॉइंट किधर की तरफ जाएगा? ध्यान से सोच के बेटा इसका आंसर दीजिएगा। व्हाट हैपन टू द बैलेंस पॉइंट? जो बैलेंस पॉइंट है, अगर आप x के साथ कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ नेट वैल्यू क्या हो जाने वाली है आपकी? बढ़ जाने वाली है। अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका सीधा मतलब है ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, और ये पोर्शन बढ़ेगा तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में जाना होगा। ओके, अगर मैं इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देता तो कम हो जाते, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो बैलेंस लेंथ भी कम आएगी। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि भाई व्हाट हैपन टू द बैलेंस पॉइंट? बैलेंस पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं कि R और S ऐसे कनेक्ट है, R और S ऐसे कनेक्ट है, अगर R की वैल्यू S के बराबर हो जाए तो बैलेंस पॉइंट कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा, मिड पॉइंट पर आएगा, 50 सेंटीमीटर पर आएगा। ये वो स्टेज है जहाँ पर हम एक मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं, क्योंकि 50 सेंटीमीटर की लोकेशन को ऑब्जर्व करना सबसे ज़्यादा आसान है। ओके, लिख लीजिए, पॉइंट नोट कीजिए। अ व्हीटस्टोन ब्रिज और अ मीटर ब्रिज is most sensitive when all the four resistances are equal. All the four resistances are equal. तो इस केस में आपका मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है ना। पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट के अंदर लेंथ ऑफ द वायर को आपने 1 मीटर यूज करना है, नहीं करना है, क्या है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्या हम एक स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर वायर ऑफ द जो लेंथ ऑफ द वायर है उसको 1 मीटर के अलावा कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं? मतलब 2 मीटर ले सकता हूँ, क्या मैं उसे 3 मीटर ले सकता हूँ, क्या मैं उसे 10 मीटर ले सकता हूँ? तो आंसर है यस, वी कैन चूज एनी लेंथ ऑफ द वायर। आपको क्वेश्चन में वायर की जो लेंथ है वो कुछ भी दी जा सकती है, इसे मीटर ब्रिज। अब यहाँ ये बात ध्यान देनी है आपने, अगर कभी किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्टार्टिंग वर्ड मीटर ब्रिज आ गया, इन ए मीटर ब्रिज अ रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन ओम कनेक्टेड हियर एंड देयर और सो ऑन, तो इसका मतलब पक्का ये श्योर है कि आपको लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर लेनी है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में मीटर ब्रिज की बजाय स्लाइड वायर ब्रिज आ गया तो वहाँ 1% डाउट हो सकता है कि लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर ना हो। और वो डाउट कहाँ पर होगा? जब या तो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द वायर पूछी गई हो आपसे, तो इसका मतलब फिर आपने उसे 1 मीटर नहीं लेना है, या फिर कोई और हिंट दिया गया हो तब आपने उसे 1 मीटर नहीं लेना है। अदरवाइज 99% प्रॉब्लम में आपने 1 मीटर ही टोटल लेंथ ऑफ द वायर लेकर चलनी है। मैं रिपीट करूं अपनी बात को, अगर स्टेटमेंट के अंदर मीटर ब्रिज वर्ड यूज किया गया है तो आपने लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर लेनी है। अगर वर्ड स्लाइड वायर ब्रिज यूज किया गया है तो 1% थोड़ा सा डाउट हो सकता है, अदरवाइज 99% प्रॉब्लम के अंदर आपने वायर को 1 मीटर लेंथ का ही लेना है, अनलेस अनटिल एग्जामिनर आपसे कोई लेंथ ऑफ द वायर पे क्वेश्चन ना कर रहा। एम आई क्लियर? अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन में जनरेट करके दे रहा हूँ, आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस क्वेश्चन में मुझे वायर की लेंथ कितनी मिल रही है। बड़े सिंपल वे से समझते हैं।
मैंने एक रेजिस्टेंस R यहाँ जोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस S यहाँ जोड़ा, और किसी ने मुझसे कहा कि मुझे जो बैलेंस लेंथ है ना यहाँ 60 सेंटीमीटर मिल रही है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 40 सेंटीमीटर मिलेगा। 1 मीटर लंबी वायर लेके चल दो आप, फिलहाल 1 मीटर लंबी वायर ले। अच्छा, क्या होगा अगर मैं R की जगह S और S की जगह R लगा दूं तो? बोले S और R को इंटरचेंज कर दूं तो? सीधी बात है बेटा, ये 40 और ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बैलेंस ब्रिज है, सीधी बात। भाई जो रेशियो इसकी इसके साथ है, उल्टा करोगे तब भी तो वही रेशियो रहेगी ना। S की कोरोस्पोंडिंग लेंथ 40 है तो R के कोरोस्पोंडिंग 60 है। अगर R को मैं इधर ले जाता हूं तो 60 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान से सोचो तो इससे लेंथ ऑफ द वायर का अंदाजा लगता है आपको। R को मैंने यहां रखा, लेंथ मिला 60। S को मैंने यहां रखा, लेंथ मिला 40। इन दोनों का सम कितना है? 100, यानी कि 1 मीटर। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लेंथ ऑफ द वायर कैसे है। एक क्वेश्चन देता हूं अब आपको, आप लेंथ ऑफ द वायर का अंदाजा बताना बेटा। मैंने कहा कि भाई मैंने ना एक वायर ली, सॉरी एक व्हीटस्टोन ब्रिज लिया, R और S इस तरीके से लगाए, मुझे बैलेंस पॉइंट 70 सेंटीमीटर पर मिला। मुझे नहीं पता टोटल वायर कितनी है लेंथ की। अब मैंने R और S को इंटरचेंज कर दिया और बैलेंस लेंथ अब मुझे 60 सेंटीमीटर मिल रहा है। ऑन इंटरचेंजिंग R and S only, what is the total length of the wire? 130 सेंटीमीटर। Am I clear? बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आप पता लगा सकते हो लेंथ ऑफ द वायर। वैसे तो देखो 1 मीटर होती है, नो डाउट, सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हिंट दे दे, क्योंकि इस केस में S की वैल्यू दे नहीं रखी ना आपको कितनी है, लेकिन इसने यहाँ S का बैलेंस पॉइंट दे दिया। अगर मैं अब आपसे पूछूं यहाँ लेंथ, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बता दोगे ना अब आप लोग 60 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ पूछो तो 70 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप टोटल लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट कर सकते हो। एम आई क्लियर? इसे नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ। इन अ मीटर ब्रिज, in a meter bridge, registers X and Y are connected. Register X and Y are connected. मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख रहा हूँ बेटा, as shown in diagram। यहाँ पर X और यहाँ पर Y एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, ठीक है। ये डायग्राम आपको इस तरीके से मानिएगा दे रखा है। X and Y are connected as shown in diagram. Full stop. A null point is found to be. Null point is found to be at a distance of 33.7 centimeter. 33.7 centimeter from end A, from end A, ये end है, from end A, full stop. The resistance Y is shunted. The resistance Y is shunted by a resistance of 12 ohm, shunted by a resistance of 12 ohm. The null point shift by a distance of, null point shift by a distance of 18.2 centimeter, by a distance of 18.2 centimeter. Determine the value of X and Y. Determine the value of X and Y.
करिए बेटा इस क्वेश्चन। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को ना एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर, आप लोगों ने कर लिया होगा, देख भी लिया होगा आप कितना कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है चीज़ों का। देखो, जब भी आपको मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले तो आप पहला वर्ड जरूर पिक करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर मीटर ब्रिज दे रखा है या स्लाइड वायर ब्रिज दे रखा है। ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि आपने 1 मीटर लेंथ कब नहीं लेनी है। लगभग 99% प्रॉब्लम में तो 1 मीटर लेंथ रहेगी, फिर भी प्रिकॉशनरी आप एक बार जरूर बेटा इस बात पर ध्यान दें। क्वेश्चन को करने की टेक्निक बड़ी सिंपल है। जितनी बार भी आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस गिवन हो, उतनी बार आप ये रफ स्केच बना लें। ओके, जल्दी मत करना सॉल्यूशन की, रफ स्केच बनाओगे, आपको एक स्केच के साथ एक इक्वेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जितनी कंडीशंस उतनी इक्वेशन आपके सामने जनरेट हो जाएंगी, और जैसे ही इक्वेशंस बनेंगी आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगा। बगैर रफ स्केच बनाए आप लोग प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें कहा, उसमें एक्स और वाई इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 33.7 पर, तो ये लेंथ आपकी 33.7 रहेगी बेटा। ध्यान रखना, हमेशा बैलेंस लेंथ ए पॉइंट से काउंट होगी, एग्जामिनर लिखे चाहे ना लिखे। शुरू का पहला वर्ड मीटर ब्रिज लिखा हुआ है, इसका मैं टोटल वायर 100 सेंटीमीटर की होगी, माइनस इसे कर दीजिए तो 66.3 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ आपके पास होगी। बोलिए ये बात क्लियर होगी सबको। सेकंड कंडीशन देखिए क्या कहता है कि मैंने y के साथ, ये y के साथ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ था y, इसको संट किया। संट का मतलब मैंने अभी बोला भी था आपको, संट का मतलब होता है अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे ही मैंने y के साथ पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा, 12 ओम का। अब बताओ इस लाइन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई? पहले y था, अब कितना हो जाएगा? 12 इंटू वाई अपॉन 12 प्लस वाई, और ये x हो गया। द बैलेंस पॉइंट शंटेड बाय रेजिस्टेंस 12 ओम, द नल पॉइंट शिफ्ट बाय डिस्टेंस ऑफ 18.2 सेंटीमीटर। हमारा बैलेंस पॉइंट 18.2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। बताइए भाई, ये जो बैलेंस पॉइंट 18.2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ वो बी की तरफ गया होगा या ए की तरफ गया होगा? सोचो जरा, किधर गया होगा? ये रेजिस्टेंस कम हुआ है ना, ये कम हुआ तो इसका मतलब ये लेंथ भी कम होगी, कम होगी तो इसका मतलब बैलेंस पॉइंट मेरा इधर गया होगा, इस साइड में। तो 33.7 तो पहले आ रहा था, 18.2 और शिफ्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 33.7 प्लस 18.2, टोटल आ गया 51.9 सेंटीमीटर। तो अब आपका बैलेंस पॉइंट 51.9 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना रह जाएगा? 48.1 सेंटीमीटर। बोलिए ये बात सबको क्लियर हो गई? इस क्वेश्चन के अंदर आपको खुद ये अंदाजा लगाना है कि बैलेंस पॉइंट हमारा किधर शिफ्ट हो रहा है। एग्जामिनर ने आपको लिख कर नहीं दिया, लिख कर दे देगा आपके लिए बेनिफिशियरी, नहीं दे रखा तो आपको फिर बेटा आपकी अपनी नॉलेज के साथ इस बात को करना पड़ेगा। अब देखो दो कंडीशन थी, दो क्वेश्चन आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू पूछिए, बना लीजिए। पहली इक्वेशन यहाँ से देखो क्या बनेगी, एक्स बाय वाई इक्वल टू, बोलो क्या बनेगी बेटा, एक्स बाय वाई इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाओ, एक्स अपॉन 12y अपॉन 12 प्लस वाई इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बन गए दो इक्वेशन एक्स और वाई में। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी छोड़ रहा हूँ, आंसर नोट कर लीजिए। x की वैल्यू आती है 6.86, x आएगा 6.86 ओम, और y आएगा 13.5 ओम।
ये आपके आंसर आएंगे। बोले कर सकोगे?